Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This is class 10th Political Science, chapter number 1, Power Sharing, lecture number 1st. Let's start today's first topic. हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें, पुराने ज़माने से ये ख्यालात लोगों के मतलब जहनों में था कि पावर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में होने चाहिए। अगर ये अलग अलग इंसानों या इंस्टीट्यूशंस को दिए गए तो डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है या दुश्वारी आ सकती है। लेकिन धीरे धीरे ये सोच मतलब ये सोच जो थी वो चेंज हो गई। तो लोगों ने डिमांड करनी शुरू की कि जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स के पास जो पावर्स है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दी जाए, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें अगर हम बात करें, पिछली 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि किस तरह से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर शेयर किए जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल में जाएंगे और पावर शेयरिंग के बहुत सारे जो अलग अलग टाइप्स और भी है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह से उन्होंने पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो उन एग्जाम्पल्स को हम मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे और पावर शेयरिंग के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। स्टोरी ऑफ बेल्जियम। अगर हम बात करें तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जो कि यूरोप में वाक़ा है। इसकी पॉपुलेशन मतलब थोड़ी सी 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर है। इसका मतलब जो इंडिया की हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट की हाफ पॉपुलेशन के बराबर बेल्जियम में पॉपुलेशन है। और बेल्जियम का एरिया भी हरियाणा स्टेट से छोटा है। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो 59% पॉपुलेशन जो बेल्जियम में है वो डच लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और रिमेनिंग 1% लोग जो है वो जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें, ओवरऑल पॉपुलेशन डच की ज़्यादा थी, लेकिन जो बेल्जियम की कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन फ्रेंच की है। फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ब्रुसेल्स में 80% है और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन वहाँ पे सिर्फ 20% है। और इसी चीज़ का फ़ायदा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने उठाया और वो ज़्यादा रिच और पावरफुल बने, क्योंकि उन्होंने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन वगैरह है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल किए, क्योंकि हुकूमत उन्हीं के हाथों में होती थी। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हुए डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के दरमियान। तो 1950s और 60s में ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। तो यहाँ पे मैं मैप पे आपको दिखाता हूँ। ये बेल्जियम का मैप है। इसमें 2 अलग-अलग रीजन्स है। अगर हम इस रीजन की बात करें जो येलो कलर में है, इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, जिसमें डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। और नीचे जो ये वाला इलाका है, इसमें इसको बोलते हैं वेलोनिया रीजन, जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। और जो 1% जर्मन्स है वो यहाँ पे रहते हैं इस इलाके में। और यहाँ पे अगर मैंने बात की थी कि जो ब्रुसेल्स है कैपिटल इसकी बेल्जियम की, उसमें मेजॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन की, जिनकी पॉपुलेशन है 80%। तो आपने समझ लिया ओवरऑल कंट्री में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है जिनकी पॉपुलेशन है 59%। और ओवरऑल कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है 40% और जर्मन 1%। लेकिन ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी फ्रेंच की है, माइनॉरिटी डच की। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। अगर हम बात करें बेल्जियम के जो लीडर्स वगैरह है, जब उन्होंने देखा कि 1950s और 60s में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के दरमियान हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अमेंड मतलब होता है चेंज, 1970 से लेकर 1993 तक। और उसके बाद वो एक नतीजे पर पहुंचे, तो वो टॉपिक आगे पढ़ते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, किस तरह से बेल्जियम ने ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह दूर किए पावर शेयरिंग की बदौलत। अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले कहा 1970 से 1993 तक इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया। और तो वो इस नताइज पे पहुंचे, उन्होंने क्या किया
कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सारी कंट्री से चुने जाते हैं, इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन को। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स होंगे डच स्पीकिंग के भी बराबर होंगे और फ्रेंच स्पीकिंग के भी बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ने कुर्बानी दी क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन उनकी ज्यादा थी। उसके बाद इन्होंने दूसरा स्टेप क्या लिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और ज्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी, जो कि वैलोनिया और फ्लेमिश रीजन है, उनकी स्टेट्स को ज्यादा पावर्स देंगी। अब ये स्टेट्स सबऑर्डिनेट नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। इसका मतलब ये स्टेट्स अपने बलबूते पे जो भी लॉज वगैरह बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी। तीसरा स्टेप इन्होंने लिया, जो ब्रसेल्स है, जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। वहां पे भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पॉपुलेशन को। आपको मैंने अभी बताया था कि ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी फ्रेंच की थी, लेकिन जब ओवरऑल कंट्री में डच ने कुर्बानी दी तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ने कुर्बानी दी। तो यहाँ पे मेजॉरिटी होने के बावजूद फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ने ये मान लिया कि हमें डच को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद इन्होंने और एक गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन चाहे कंट्री में कहीं पर भी रहते हो, इस गवर्नमेंट को वो वोट करते हैं। और इस गवर्नमेंट का काम ये है, लैंग्वेज, एजुकेशन एंड कल्चर रिलेटेड इश्यूज जो भी होंगे कंट्री में, उसको सॉर्ट आउट कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। तो ये मॉडल जो है ये थोड़ा सा अलग लगता है बाकी कंट्रीज के मतलब बदौलत तो मुताबिक। तो उसके अलावा अगर हम बात करें बेल्जियम में, ये जो सिस्टम है ये अभी तक अच्छे से काम आया है। और बेल्जियम में अगर हम बात करें, जब नेटो ने अपना हेड ऑफिस चुना तो उन्होंने बेल्जियम को ही चुना। बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स जगह है, जो कि कैपिटल है वहाँ की, वहाँ पे नेटो का भी हेड ऑफिस है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी अपना हेड ऑफिस ब्रुसेल्स में ही चुना, क्योंकि बेल्जियम के लीडर्स ने काफ़ी अक्लमंदी का काम किया। इन्होंने वक्त पर पावर शेयरिंग की, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में, और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह दूर हुए वहाँ पे। अब हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडिया के साउथ में है। यहाँ पे जो डेमोग्राफी है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स की है 74%। और जो तामिल्स है, तामिल्स 18% है वहाँ पे। लेकिन तामिल्स के दो सब ग्रुप्स हैं। एक को कहा जाता है श्रीलंकन तामिल्स, और जो वहाँ के अपने तामिल्स है, जो टाइम इमेमोरियल से वहाँ पे रहते आए हैं। तो ये जो श्रीलंकन तामिल्स है, इनके बारे में किसी को नहीं पता कि ये कब से श्रीलंका में रहते आए हैं, लेकिन ये तामिल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है इंडियन तामिल्स। इंडियन तामिल्स, जब ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को अपनी कॉलोनी बनाया था, श्रीलंका फिर 1948 में आज़ाद हुआ। तो कॉलोनियलिज्म के दौरान जो वहाँ पे प्लांटेशंस वगैरह ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, उसके लिए उन्हें मजदूरों की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने तमिलनाडु से बहुत सारे इंडियंस को वहाँ पे लाया। अब अगर श्रीलंकन तामिल्स की बात करें, जो वहाँ के नेटिव तामिल्स है, इनकी पॉपुलेशन है 13% आउट ऑफ 18, और बाकी की जो 5% है वो इंडियन तामिल्स है, जो कि प्लांटेशन वगैरह में काम करने के लिए गए थे, लेकिन फिर ये वापस नहीं आ पाए और वहीं पर रहने लगे। और इसके अलावा क्रिश्चियंस जो है वो 7% है श्रीलंका में। अब ये जो क्रिश्चियंस है ये दोनों जबानें बोलते हैं, इसमें इनमें से कुछ लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ लोग तमिल बोलते हैं। लेकिन अगर हम मजहब की बात करें, सिन्हाला स्पीकर्स ज़्यादातर बुद्धिस्ट है, और ये जो श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स है, ये या तो मुस्लिम है या फिर हिंदू है। तो मैप पे मैं इनको दिखाता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला जो इलाका है, ये वाला, इसमें सिन्हाला स्पीकर्स रहते हैं, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल रहते हैं। और उसके अलावा ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इसमें श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं या नेटिव तमिल्स रहते हैं। अब ये वाला जो डार्क एरियाज है, इन डार्क एरियाज में इंडियन तमिल्स रहते हैं। और ये जो डॉट्स छोटे छोटे हैं, इन डॉट्स की जगह पे मुस्लिम्स रहते हैं।
तो अगर हम बात करें, जब मैंने पहले ही कहा कि श्रीलंका जब आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से 1948 में, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी वो सिंहलाज की बनी, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। तो मैं ये टॉपिक में आपको बताता हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जब मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन अपनी डोमिनेंस दिखाती है माइनॉरिटीज पे, तो उसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। तो 1948 में आज़ाद होने के बाद श्रीलंका में गवर्नमेंट बनाई सिंहलाज ने, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, जिनकी मेजॉरिटी होती है वही गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अपनाई। सबसे पहले 1956 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया श्रीलंका की। तो तमिल लैंग्वेज को इन्होंने नेग्लेक्ट किया। तो बहुत सारे तमिल जो ऑफिस वगैरह में काम करते थे, उनको तमिल लैंग्वेज बोलने की अब इजाज़त नहीं थी। अब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिन्हाला लैंग्वेज में ही प्रिंट वगैरह होते थे। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने और एक पॉलिसी अपनाई, जिसमें इन्होंने कहा कि जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी इन्होंने अपनाई, जिसमें जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स और दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज अब सिर्फ सिन्हाला लोगों को मिलेंगे, सिन्हाला स्पीकर्स को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी तामिल को नेग्लेक्ट किया गया। उसके बाद इन्होंने और एक चीज़ की, सिन्हालास का जो रिलीजन है बुद्धिज्म, उसी को प्रोफेस और प्रोटेक्ट करने का इन्होंने लॉ पास किया, जिसकी वजह से जो तमिल लीडर्स थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह बनाई, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, और उन्होंने समझा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स वगैरह गवर्नमेंट के सामने रखी, लेकिन उन सारी डिमांड्स को डिनाई किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें, श्रीलंका में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। श्रीलंका में इसकी वजह से काफ़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वहाँ पे सिविल वार हुआ। सिविल वार वो सिचुएशन होती है जब एक ही कंट्री के दो अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं और वार लाइक सिचुएशन होती है। तो ये स्टार्ट होता है 23 जुलाई 1983 में, और वो चलता है 25 ईयर्स 9 मंथ 3 वीक्स एंड 4 डेज तक। इसका मतलब 2009 तक ये सिविल वार चलता है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले ही कहा कि श्रीलंकन तामिल्स ने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से उन्हें ये मतलब हम कह सकते हैं स्टेप लेना पड़ा। तो वहाँ के लोगों ने जो मतलब हम कह सकते हैं श्रीलंकन तामिल्स वगैरह जो थे, उन्होंने LTTE एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम मतलब हम कह सकते हैं फुल फॉर्म थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। उनकी डिमांड ये थी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एक अलग स्टेट तामिल्स को दी जाए, जहाँ पे उनको ऑटोनॉमी दी जाए, ताकि वहाँ पे वो ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह जो है वो तामिल को रखे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी वहाँ पे तामिल्स को मिले। उसके बाद ये जो जंग, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत सालों तक चली, ऑलमोस्ट 26 ईयर्स तक चली। तो इसमें फिर फाइनली जीत श्रीलंकन गवर्नमेंट की हुई। लेकिन इसमें हम यहाँ पे और एक बात ऐड करेंगे कि इंडिया ने यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट की हेल्प की, जिसके लिए उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजा। तो इस दौरान अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग मारे गए। कहा जाता है कि 80,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान इस दौरान लोग मारे गए। तकरीबन तकरीबन श्रीलंकन आर्मी वगैरह के 28,708 मारे गए। जो तामिल्स थे उनके 27,000 मारे गए। इसके अलावा इंडिया ने जो पीस कीपिंग फोर्स भेजा था LTTE के खिलाफ लड़ने के लिए, उसमें 1287 मारे गए। तो जख्मी भी बहुत सारे लोग हुए। लेकिन जो दूसरे डाटाज है वो बताते हैं कि इससे भी ज़्यादा लोग मारे गए, और बहुत सारे जो तामिल्स थे वो अपने इलाके छोड़कर दूसरी कंट्रीज में फिर रहने के लिए गए, क्योंकि इन तामिल इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें 1982 में, जो जाफना एक इलाका है नॉर्दर्न श्रीलंका में, वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी श्रीलंकन तामिल्स या तामिल लिटरेचर की, उसको जला दिया गया, जिसके बाद ये सिविल वार शुरू हुआ था।
अब इस सिविल वार की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई। लेकिन अगर हम वापस स्टोरी पे आए, पावर शेयरिंग की स्टोरी पे, तो हमने 2 कंट्रीज़ की स्टोरी पढ़ी, श्रीलंका की और बेल्जियम की। बेल्जियम में भी कॉन्फ्लिक्ट था 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान, लेकिन वहाँ पे उन्होंने पावर शेयरिंग की, उन्होंने वहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल किया, पावर शेयरिंग की और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हुए। लेकिन श्रीलंका में ये जो कॉन्फ्लिक्ट सिनेलाज और तामिल्स के बीच में हुआ, यहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म सिनेला सिनेला श्रीलंका के जो थे, उन्होंने अ, जो हम कह सकते हैं माइनॉरिटी तामिल्स पे अपनाई और अपने पावर्स उनके साथ शेयर नहीं किए, जिसकी वजह से सिविल वार हुआ। और तो फाइनली जैसे मैंने कहा कि 2009 में राजपक्षे जो थे प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, उन्होंने डिक्लेयर किया कि सिविल वार अब खत्म हो गया। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे लेसन्स लर्नड एंड रिकॉन्सिलेशन कमेटी बिठाई कि इस वार के जो जिम्मेदार है उनको सामने लाया जाए, या वहाँ वहाँ पे जांच पड़ताल की जाए। उसके बाद अगर हम बात करें, जो श्रीलंका है इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं डाउन टर्न हो गई। तो इस तरह की सिचुएशंस आगे नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह इसमें और भी कुछ टॉपिक्स है, आने वाली वीडियोस में वो भी कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।